Today, in the first part of the lesson, we are going to discuss the questions from the topic which we learned yesterday. That was the experimental chemistry. Okay. So, which diagram shows the question number one? Which diagram shows the measuring cylinder? So, I would like your 100% participation, Joe. You have to do. Yes, go ahead. A, आपने कहा तंशीन. That's a wrong answer. C. Sorry. C. अपना नाम बताएं. ओके, क्या आंसर बताया आपने? सॉरी. C. चले मैं नाम लिख देता हूँ. देखें, ये वाली चीज जो है वो आपको नजर आ रही होगी. ये बीकर है. ये वाली जो चीज है वो पिपेट है. Sir, the answer is D. ये वाली जो चीज है मैं करेक्ट करता हूँ, बताता हूँ. ये वाली जो चीज है ये मैंने कल आपको बताई थी. प्योरेट है. क्या कह रहे हैं आप? ओके, ये वाली अब आ रही है आपको आवाज मेरी? ये ब्यूरेट है. और इनको तरफ बिठाए ना आप बच्चों को, पीछे जो दोनों बच्चे बैठे हुए. एंड दिस इज द मेजरिंग सिलेंडर. अब देखो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी. अब सी किसने बोला था? एनीवन सेड सी? ओके, नेक्स्ट. Question number 2 है, which piece of apparatus is used to measure the volume of an acid? मेरे ख्याल से एयरपोर्ट्स की वजह से बच्चे कह रहे हैं. अभी देखो बच्चों, अब आ रही है मेरी आवाज? वहां से आपको ऊंचा करना है निशान इसको. जी सर. वहां से उसको ठीक करें प्लीज. यहाँ से 100%. नहीं, आपका वो जो सेटिंग है ना उसमें मसला आया हुआ है. वो जो स्पीकर की सेटिंग है. अब देखो बच्चों, अब आ रही है मेरी आवाज सही? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, which piece of apparatus is used to measure the volume of an acid required to neutralize 25 cm cube of alkali in a titration? 25 cm cube of alkali in a titration. जी, anyone? कौन बताएगा जी इसका आंसर? B. जूम से किसने बताया? अपना नाम भी बताइए और आंसर भी बताइए. Sir, I'm Hareem. ओके हरीम बच्चे, व्हाट इज योर आंसर? B. आपने बी कहा है. ओके, और कोई वहां से बताए? डी. ऑपरेटर्स का नाम भी बोलें. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. आप डी बोल रहे हैं यानी? जी सर. एनीवन एल्स? देखो, जो भी मल्टीपल ऑफ 5 होता है ना, या जो 25 सेंटीमीटर क्यूब जब वो कहे, 20 cm क्यूब जब वो कहे और फिक्स्ड वॉल्यूम कहे कि मेजर करना है, तो फिर आपको हमेशा पिपेट यूज करना है. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. ओके, so use the volumetric pipette. Which piece of apparatus is used to measure the volume of an acid required to neutralize 25 cm cube of alkali in the titration? वॉल्यूम ऑफ एसिड वो पूछ रहा है. अगर तो ये वॉल्यूम ऑफ एल्कली, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है इसका, इसमें क्या ट्विस्ट था. अब सुनना जरा. ये कॉनिकल फ्लास्क है, गौर से सुनना बच्चों. ये कॉनिकल फ्लास्क है. उसने बता दिया कि
measure the volume of acid required to neutralize 25 cm cube of alkali. Alkali का 25 उसने यहां डाल दिया है. अब ये प्लीज गौर से सुनना. इसको डालने के लिए तो देयर इज नो डाउट ये यूज हुआ है पिपेट. यू आर राइट. लेकिन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां तक आपकी बात ठीक थी. 20, 25, 30, 15, 10 cm क्यूब के लिए एक पिपेट ही यूज होता है. लेकिन उसके बाद प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन में क्या करते हैं वो देखिए. यूं एक ब्यूरेट लगाते हैं और इसको टाइट्रेट करते हैं. अब जरा क्वेश्चन को इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें जो मैंने आप डायग्राम बनाई है. कह रहा है विच पीस ऑफ apparatus इज यूज्ड टू मेजर the volume of an acid. This is the acid and this is the alkali. So which piece of apparatus is used to measure the volume of an acid required to neutralize 25 cm cube of alkali in the titre? So 25 cm cube of alkali नहीं पूछा उसने पाया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड डालना है वो कहां से डालना है. वो ब्यूरेट से डालना होगा बच्चों. राइट. सो 25 cm अगर वो एल्कली का पूछता कि एल्कली 25 cm क्यूब ट्रांसफर करनी है तो यस योर आंसर वाज राइट. पिपेट यूज होता है. ठीक है. लेकिन जो ऊपर से एसिड फ्लो करके आ रहा है वो ब्यूरेट यूज होता है. सो हरीम का आंसर वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये दोनों आ सकते हैं. राइट. इज इट क्लियर नाउ कि जब टाइट्रेशन का वर्ड यूज करेगा तो जो नीचे है ये फ्लास्क, इसमें जो भी डलेगा वो पिपेट के थ्रू डलेगा और जो ऊपर से फ्लो करके आएगा वो ब्यूरेट के थ्रू आएगा. इज इट क्लियर नाउ? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरीम यू वर राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन. क्वेश्चन नंबर 4. इन अ टाइट्रेशन बच्चों, I hope my voice is clear now. In a titration completed, 25 cm cube of aqueous sodium hydroxide is added to the conical flask. Few drops of methyl orange indicator added. वो कह रहा है ये conical flask है. ये इसमें आपने 25 cm cube alkali के डाले हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कह रहा है वो. फिर इसमें इंडिकेटर डाला है. ये एक प्रोसेस होता है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड स्लोली मिक्सचर अंटिल द कलर चेंजेस. उसके बाद कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑब्वियसली टाइट्रेशन का जो दूसरा ऑपरेटर है वो अभी मैंने एक्सप्लेन किया. वो कौन होगा? ब्यूरेट. ये HCl ये वहां से आएगा नीचे. कह रहा है apparatus used to add alkali, apparatus used to add acid and the color change. कलर चेंज जो है वो चलें कलर चेंज को फिलहाल छोड़ देते हैं. पहले मुझे ऑपरेटर्स का नाम बताएं. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स? नहीं, एल्कली डालने के लिए अपना नाम भी बताएं. पहले यहां से बताएं जो फेस टू फेस है. कोई हाथ खड़ा करे और फिर बताएं जी. वॉल्यूमेट्रिक पिपेट फॉर एल्कली. यस, ये वाली चीज के लिए आप कह रहे हैं पिपेट होगा जी. And for acid, burette. For the acid is the burette. Okay, so what do you think? What will be the answer? ये दोनों है और यहाँ ये है तो क्या आंसर हो जाएगा फिर? सी. फिलहाल इसको छोड़ देते हैं कलर चेंज को. राइट. सॉरी, say it again. जी, एक और वो दोनों है ना, क्योंकि ये छोड़ दिया है ना फिलहाल हमने, ये नहीं पढ़ा हुआ. ठीक है. लेकिन आंसर सी है, ये मैंने आपको बता दिया. ठीक है. क्योंकि कलर चेंज नहीं पढ़ा अभी हमने तो इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया. सो आपके हद तक दोनों आंसर हो सकते हैं. ठीक है. until I tell you the color change. Now if I told you the color change yellow to orange तो फिर आंसर सी होगा. ओके. और अगर मैं कलर चेंज बताता रेड टू ऑरेंज तो फिर आंसर ए होता. ओके. बट अभी हम सिर्फ ऑपरेटर्स पे फोकस कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. अब ये आपने बताना है बच्चों. A student is making a sample of copper 2 sulfate. Student adds an excess of copper 2 oxide powder to a warm sulfuric acid and stirs the mixture. Which apparatus is used to separate the
copper 2 sulfate from the excess of copper oxide. मैं आपको बता देता हूं, ये copper 2 sulfate है, ये excess copper oxide है, यानी ये नीचे solid है और ये एक solution. आप ऐसे समझ लें कि आप ये इस तरह की सिचुएशन है, मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूं. ये सिचुएशन ये है, मैं आपको बता देता हूं. आप समझ लें कि आपके पास एक ग्लास है पानी का और उसमें सैंड डली हुई है. सैंड समझते हैं ना, ये सैंड है नीचे, ठीक है, और ये वाटर का वो है. अब बताना आपको ये है कि इसमें से कैसे निकालेंगे इस सैंड को पानी में से. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या ऑपरेटर्स यूज करना है. डू यू थिंक कल आपको सारे ऑपरेटर्स दिखाए थे? जी, रेज योर हैंड और फिर बताइए. जी सर सी आप कह रहे हैं, और किस बेस पे कह रहे हैं? सर फिल्ट्रेशन, मतलब जो सैंड है फिल्टर हो जाएगी. यस, आप कह रहे हैं जी फिल्टर करना है. गुड गुड, चेक, वेल डन. आप कह रहे हैं जी मुझे पता है इसको फिल्टर करके अलग करना होगा. तो फिल्टर करने के लिए तो आपको जो ऑपरेटर्स कल देखा था, एक आप कह रहे हैं ये फिल्टर फनल चाहिए, इसको बोलते हैं फिल्टर फनल. और दूसरी चीज क्या चाहिए? पेपर. आप कहते हैं जिसके ऊपर फिल्टर पेपर लगाएंगे तो ये चीज यहाँ पे सैंड रह जाएगी ना, राइट. सैंड विल बी हियर और फिर जो नीचे चला जाएगा, राइट, जो वो है, राइट. सो यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर जी. दैट सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. 6 जी, कौन बताएगा? 6. Which piece of apparatus is used to measure exact 27.3 cm cube of a liquid? 6. किसी ने ब्यूरेट कहा है, और कोई बच्चा जूम से कोई बता सकता है? Anyone from Zoom? देखो बच्चों, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. सिंपल बात यह है कि याद रख लो, हमारे पास फ्रैक्शन में वॉल्यूम मेजर करने के लिए सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही ऑपरेटस है, और वो है ब्यूरेट. फ्रैक्शन से क्या मुराद है आप गौर से देखो, उसने क्या कहा है. दुरे दे देखें प्लीज, फोन रखें, जीशान इनको चेक करें प्लीज. उसने कहा है 27.3 cm क्यूब. जब भी फ्रैक्शन में वॉल्यूम लेना होगा, अगर वो मुझे कहता है 27 cm क्यूब लो, वो मुझे कहता है 28 cm क्यूब लो, तो शायद मैं और भी ऑपरेटर्स यूज कर सकता था. लेकिन ये जो पॉइंट के साथ होता है ना, 27.1 cm क्यूब, 27.2 cm क्यूब, ये सिर्फ एक ही ऑपरेटर्स हमारे सिलेबस में, और उस ऑपरेटर्स का नाम है ब्यूरेट. ये जो ब्यूरेट होता है ना इस तरह, इसमें एक खासियत ये भी होती है कि इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 0.1 होती है. यानी यहां अगर लिखा हुआ है ना 0, तो यहां लिखा होता है 1. अब इसके बीच में देखना, इसके बीच में यूं लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह होता है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी 0.1 होती है. फिर आगे क्या है? 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5 है. डू यू गेट इट? सो याद रखना, जो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन ऑन द ब्यूरेट होती है वो फ्रैक्शन में होती है, 0.1 होती है. ठीक है. सो दिस इज द ओनली ऑपरेटर्स इन आवर सिलेबस. तो जब भी वो कहेगा कोई फ्रैक्शन लो, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा बच्चों मुझे 20.5 cm क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, आप फौरन समझ जाते हैं कि अच्छा फ्रैक्शन है, तो फिर तो और कोई है ही नहीं अदर देन ब्यूरेट. ओके, सो ब्यूरेट इज द ओनली वन दैट कैन मेजर इन द फ्रैक्शन. सो आंसर हमारा होगा इन दिस केस ब्यूरेट. कंडेंसर तो वैसे ही इस काम के लिए नहीं होता, वो तो मेजरमेंट कर ही नहीं सकता. मेयरिंग सिलेंडर हाँ, सीधा सीधा 25 cm क्यूब, 26 cm क्यूब, 27 cm क्यूब, 28 cm क्यूब, तो फिर मेजरिंग सिलेंडर यूज होता है. और पिपेट मैंने आपको बता दिया, मल्टीपल ऑफ 5 के लिए हम यूज करते हैं, और प्रिसाइजली हमारे सिलेबस में वो सिर्फ 25 या 20 cm क्यूब जब कहेगा तब पिपेट यूज करना है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. A student titrates the aqueous sodium hydroxide with 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid. The titration results are used to calculate the concentration of aqueous sodium hydroxide
Which row is correct? Which row is correct? The apparatus to measure the volume of hydrochloric acid and apparatus to measure the volume of sodium hydroxide. जी, कोई बच्चा जूम से बताए और कोई यहाँ से बताए, दोनों आंसर देना है. Sir, B. Explain भी करें. Why B? Because sir, the first part will be used with the burette क्योंकि उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो अलाउ करेगा उस वेरिएबल को करने के लिए measure, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होगी कि ये वाली अमाउंट वो कर ले क्योंकि ये फ्रैक्शनल है. And the second one will be volumetric pipette because it will be like a concentrated and sodium hydroxide aqueous होगा इसलिए. Yes, आप में से कोई जी आंसर कोई और है तो बताइए, और अगर यही है तो भी आप एग्री करते हैं इस एक्सप्लेनेशन से? सर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक वो एसिड है हमारे पास, और जो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास एल्कली है, तो इसका आंसर बी ही होगा. Yes, alkali है which is taken in the flask. एक acid है hydrochloric acid which has been taken into the burette. So that's why आप कह रहे हैं कि इसकी B आंसर होगा. जो burette में हो, जो ऊपर होगा वो burette से आएगा, जो नीचे में डालना होगा वो जाहिर है आपको पिपेट के थ्रू डालना होगा. टाइट्रेशन में हमने ये चीज सीख ली है. दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटस, राइट? ओके, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि आपको कैसे करना होगा और किस तरह के सवाल आते हैं. ये वो सेक्शन था जो कल हमने किया था, राइट? अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. मैं यहाँ तक बिफोर आई कंटिन्यू नेक्स्ट, मैं आपको कल का जो टेस्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा ब्रीफ सा दे देता हूँ कि उसमें क्या क्या आएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, राइट? आप जरा पहले वो थोड़ा सा रिविजन लिख लीजिए, फिर मैं सेपरेशन टेक्निक शुरू करा रहा हूँ, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है असल, ओके, लिख लीजिए. देखो बच्चों, कल का जो आपका होगा उसकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी. कल का जो आपका होगा वो होगा जो टेस्ट है, ठीक है, आपकी अपनी क्लास में होगा. पहला पॉइंट, इन योर ओन क्लास, 45 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन होगी, ओके? इसमें जो पहला चीज होगी वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक. एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके दो चीजें, mass, obviously relative, not the original one, and relative charge. ये आएगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, क्या मैस है, राइट? ये एक टेबल बनाया था हमने. उसके बाद दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. जो कि दोनों की होगी, एटम्स की भी और आयंस की भी, और दोनों आएंगी ड्रॉ एंड राइट. तो ये प्लीज माइंड कर लीजिए, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने को आएगी तो आपने ड्रॉ करनी होगी, और अगर राइट करने को आएगी तो राइट करनी होगी. जैसे मैं इसकी मिसाल दे देता हूं, कार्बन के आगे जैसे 612 है, तो अगर ड्रॉ करने को आएगी तो आपने इस तरह शेल्स ड्रॉ करने होंगे. कैसे? ये कार्बन है, पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 4 हैं, ये ड्रॉ है. अगर राइट करनी है तो आपने यूं राइट करनी होगी 2-4, ठीक है? सो ये डिफरेंस है. इसी तरह आयंस की भी आएगी, ओके? फिर तीसरा पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिंक विद पीरियोडिक टेबल.
यहीं मैं लिख देता हूं, बल्कि तीसरा नहीं, लिंक विद पीरियोडिक टेबल। याद है ना कि आपको दिया होगा कि अच्छा ये किस ग्रुप का वो है। तो आपको याद है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर होता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो पीरियड नंबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, और नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू पीरियड नंबर। और फिर फाइनली आइसोटोप्स। ओके, अगर किसी ने भी लेट ज्वाइन किया है तो हमारे पास वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप शुरू से उसको 2x पे करके सुन लें तो काम हो जाएगा आपका। आइसोटोप्स आएगा। आइसोटोप्स में आपको बताया है दो चीजें, एक होता है रिलेटिव आइसोटोपिक मास, और दूसरा और इसके साथ होती है परसेंटेज अबंडेंस। और फिर आपको सिखाया है इन दोनों को यूज करके आपको डिटरमिन करना होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है। जैसे क्लोरीन है, आपको याद होगा उसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 35, एक 37। ये क्या है? ये आइसोटोपिक मास है। फिर 75% और 25%, ये क्या है? उसकी अबंडेंस है। फिर अगर आपको इसका ए आर निकालना है तो ए आर इज इक्वल टू, याद है, 75 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 ओवर 100। तो ये आ जाता है 35.5। ये कॉन्सेप्ट जो है, राइट। सो ये पहला टॉपिक था बच्चों, इसके बारे में ये सारे सवाल आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास और अरेंजमेंट, फिर पीरियोडिक टेबल के साथ लिंक, और फिर आ गया आइसोटोप्स। फिर आपको जो दूसरी चीज पढ़ाई, ये एक चैप्टर था, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज आपको पढ़ाई वो चैप्टर 2 था एक तरह से, जिसमें आपको पढ़ाया है एलिमेंट क्या है। क्या अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? ओके। कंपाउंड क्या है, और जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, बैठो बच्चे। और मिक्सचर क्या है। इन तीनों की डेफिनेशन आपको दिखाई है। फिर एलिमेंट का जो चीज सिखाई है वो सिखाया है सिंबल। कंपाउंड के बारे में सिखाया है आपको फॉर्मूला कैसे लिखना है। इसके ऊपर सवाल आएगा, ये मार्क कर लो स्टार लगा के। आपको कंपाउंड्स का नाम दिया होगा, आपको फॉर्मूला लिखना होगा, कुछ का फॉर्मूला दिया होगा, आपको नाम लिखना होगा। ओके। मिक्सचर तो आपको पता है फिजिकल वो होता है, मिक्सचर होता है, उसमें तो कुछ नहीं होगा ऐसा। ठीक है। फिर इसके साथ ही एम आर और ए आर, एलिमेंट का ए आर होता है और कंपाउंड का क्या होता है? एम आर होता है। और एम आर कैलकुलेशन भी आएगी। बस एटॉमिक मैसेज को सम ऑफ एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मैसेज करना है। और फिर इसी में एक चीज थी केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग, हाउ टू राइट एंड हाउ टू बैलेंस। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में सिखाया। फिर इसी तरह चैप्टर 3 था जो कल हमने किया। इसको चैप्टर ही कह सकते हैं, लेकिन क्विकली किया, छोटी मोटी चीजें थी। दैट वाज एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। इसमें प्योरली आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया, और उसका इस्तेमाल अभी आपने देख लिया आज किस तरह का सवाल आता है। तो एक आध इस तरह का आ जाएगा, शायद कोई एमसीक्यू होगा कि आपको एक ऑपरेटर्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कॉनिकल फ्लास्क है कि ब्यूरेट है कि पिपेट है, क्या चीज है ये। ओके।
इसमें भी आपने देखा ज्यादातर एग्जामिनर्स जो है ना वो ग्लास ऑपरेटर्स पे ही फोकस करते हैं, ब्यूरेट, पिपेट। ठीक है। एक और जो चीज हमने पढ़ी दैट वाज चैप्टर नंबर 4, वो था काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसमें आपको ये पढ़ाया कि जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका मैं शॉर्टकट करके बता दूं तो आपको सिर्फ ये बताना होगा कि सारे पार्टिकल से बने हैं ना, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, कि हाउ दे आर अरेंज्ड, रैंडम है या रेगुलर है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या है जिनसे ये बने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी सेपरेशंस क्या होती हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शंस। ये 3 सवालों के जवाब देने होते हैं। जैसे सॉलिड में आपको पता है अरेंजमेंट रेगुलर होती हैं, मूवमेंट वाइब्रेशंस होती हैं, सेपरेशंस टचिंग ईच अदर होते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शंस होती हैं। बस इसी तरह लिक्विड में आपको पता है रैंडम होता है, गैस में भी रैंडम होती हैं अरेंजमेंट्स। वाइब्रेशन मूवमेंट्स यस, काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड में, वाइब्रेट या स्लिप ओवर ईच अदर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा किया हुआ है हमने। फिर इसी के साथ आपको जो दूसरी चीज बताई थी वो यही बताई थी कि जो स्टेट कन्वर्जन होती है, गैस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर इसी तरह रिवर्स, गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से वापस सॉलिड। ठीक है। और फाइनली सॉलिड से गैस और इधर गैस से लिक्विड। ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स था। फिर इसके बाद आपको जो चीज बताई थी वो थी वो जो हीटिंग कर्व्स और कूलिंग कर्व्स। कि जब आप किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है विद द टाइम, कब कांस्टेंट होता है और क्यों कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व कहते हैं। आपको याद होगा ये यूं थी ये, और दूसरी इस तरह थी ये। ठीक है, इधर टेम्परेचर होता है, इधर टाइम होता है। और फिर फाइनली इसी चैप्टर में था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन याद है ना, पार्टिकल्स की, और फिर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसके ऊपर सवाल आएगा जिसमें आपको एमआर कैलकुलेट करके बताना होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी एमआर किसी भी गैस की स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जिसे एमआर कहते हैं। ये होगा जी बच्चों कल आपका टेस्ट। थोड़ा सा क्योंकि डिले होता गया बिकॉज द स्टूडेंट्स वर ज्वाइनिंग इन, तो कभी इसलिए करके थोड़ा सा ये डिले हो गया, बट दिस इज काइंड ऑफ मंथली टेस्ट। लेकिन इसके बाद हर टॉपिक के बाद ही हुआ करेगा। सो ये मंथली बन गया एक तरह से। सो इसमें ये सारे टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं। ठीक है। सो सेपरेशन टेक्निक्स नहीं मैं डाल रहा जो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके बारे में कोई सवाल। और फिर दूसरी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों। जो ये वाली वर्कशीट है जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, देखिए, आप सिंपल इसके सवाल करें, कुछ नहीं करना आपको। और राइट, यू जस्ट हैव टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्कशीट जो ये है, ये वाली। ठीक है। सो इसकी इसके अंदर से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। और इसी तरह के बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये देखें,
कि वो आपको दे देगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज बताओ, आप कहते हैं जी -1 है, न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन का क्या है +1 है। वो आपको कहेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का बताओ 1 है, प्रोटॉन का 1, राइट। सिमिलरली ये देखें, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह कैलकुलेट कराता है, ठीक है। और फिर इसी तरह ये कहता है कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो AR निकालो। तो आपको फॉर्मूला आता है कि यहाँ आइसोटोपिक मास और अबंडेंस को यूज करके AR कैसे निकालना है। तो आसान है, इस 39 को इस 90 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस 41 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितने आइसोटोप्स हैं उनकी आइसोटोपिक मासेस को उनकी अबंडेंसेस से मल्टीप्लाई करो और किससे डिवाइड कर दो, 100 से, या टोटल अबंडेंस से जो कि यहाँ 100 है, ठीक है। गॉट इट। सो इस तरह करके आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा इसका, राइट। इसी तरह ये जैसे ये है आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनियम एज न्यूक्लियॉन नंबर 27। न्यूक्लियॉन नंबर आपको पता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाला है, ठीक है। एल्यूमिनियम एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास 27, ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 27 है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। आप कह रहे हैं इसके आइसोटोप्स नहीं होंगे बिकॉज एक ही न्यूक्लियॉन नंबर आ रहा है। इसी तरह ये देखें, कैल्शियम एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 give the formula of calcium atom and one negative ion that has the same electronic configuration as Ca2 positive। इधर देखें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, अब ये होता है इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन, आपने राइट किया कि 2882 है। अब जब ये कैल्शियम आयन बनाएगा तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो कहां से लॉस किए हैं, ऑब्वियसली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 288। अब वो कह रहे हैं इस आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पीरियोडिक टेबल में से एक ऐसा एटम ढूंढना है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो और एक ऐसा नेगेटिव आयन ढूंढना है जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो। अब जरा सुनिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो बच्चों अब ये गौर से सुनना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 + 8 + 8 कितने बनते हैं बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो एक ऐसा एटम ढूंढना है जिसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इन अदर वर्ड्स एक ऐसा एटम ढूंढना है जिसका एटॉमिक नंबर 18 हो। पीरियोडिक टेबल निकालें बच्चे, सब लोग निकालें जरा पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 18 वाला कौन सा एलिमेंट है, कैन यू चेक, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 18 वाला कौन सा एटम है, ऑर्गन। यस, इट्स ऑर्गन, ये ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, ओके, कहीं से नहीं देखना था। ये तो हो गया, ऑर्गन हो गया। अब एक नेगेटिव आयन ढूंढना है। अब सुनो बच्चों, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इनिशियली उसके पास 18 से कम होने चाहिए ना। जैसे कोई क्लोरीन ले लेता हूं जिसके 17 है, या मैं कोई सल्फर ले लेता हूं जिसके 16 है, तो आप कहते हैं जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा S2 नेगेटिव बनेगा, तो इसके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 288 उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। या क्लोरीन जब एक गेन करेगा तो उसके 18 हो जाएंगे, 288 उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। उसने मैं क्योंकि रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि नेगेटिव का चार्ज क्या होना चाहिए, तो मैं Cl नेगेटिव भी ले सकता हूँ, मैं S2 नेगेटिव भी ले सकता हूँ, समझ आ रही है, या इवन मैं P3 नेगेटिव भी ले सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स, राइट, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है। जैसे देखो फास्फोरस का अपना जो नंबर है वो 15 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 285। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 288, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे, राइट। सो ये तीनों चैप्टर्स कल सेम टाइम पे आपको प्लीज रिपोर्ट करना है। अगर कोई ऑनलाइन होगा तो हम उसको भेज देंगे टेस्ट, और वो ऑनलाइन भी उसी टाइम के अंदर करके वापस भिजवाएगा। लेकिन बेटर ये है कि कल सब लोग अगर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे।